पिछले कुछ दिनों से हरिया बाबा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी आप शांत हो जाइए। सुनो बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाकर तुम दोनों के लिए कुछ जमा किया है बेटा, जिससे तुम दोनों भाई एक साथ मिलकर अपना जीवन बिता पाओ। अरे मोहन, तू मेरा बड़ा बेटा है, तू मुझसे एक वादा कर। कहिए पिताजी। मोहन, रामू तेरा छोटा भाई है, ये जन्म से ही कुब्बड़ है बेटा। हमने इसका इलाज हर जगह करवाया मगर ये ठीक नहीं हुआ बेटा। तो तू मुझे ये वादा कर, मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। तू इसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं रामू का बढ़िया से ख्याल रखूंगा। अरे पिताजी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं हूँ ना। आप तो खुशी खुशी ऊपर जाइए। अरे मेरा मतलब है आराम करिए पिताजी। और बेटा, अपनी पोटली में अपनी कुछ बचाई हुई संपत्ति रख कर जा रहा हूँ, जिस पर तुम दोनों का अधिकार है बेटा। और मेरे जाने के बाद तुम दोनों जमीन का बंटवारा आधा आधा कर लेना बेटा। और अपने छोटे भाई रामू का भी ख्याल रखना। और इतने ही बीच में हरिया बाबा मर जाते हैं। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है पिताजी। उठिए पिताजी, आपको मेरी कसम है, उठिए ना, हमें छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं पिताजी। ओ पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये कुबड़े के कारण हुआ है। पिताजी हमेशा इसकी ही चिंता करते थे, आज वही चिंता पिताजी को ले गई। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। रामू, अब ये रोना धोना बंद कर, अब हमें पिताजी को शमशान लेकर जाना है। फिर इसी प्रकार से हरिया बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर एक दिन, अरे सुनते हो जी, अब आएगा ना जिंदगी का असली मजा। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? कैसा मजा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अब तो पिताजी भी चल बसे हैं। अब ये जो कुछ भी है ये सब हमारा ही तो है। मगर गायत्री, उस रामू का भी तो आधी संपत्ति पर अधिकार है, तो फिर सब हमारा कैसे हुआ? अरे तुम भी ना हमेशा उल्टी ही बात करते हो। अब थोड़ा दिमाग से सोचो। तुम्हारा भाई कुबड़ा है और उस कुबड़े से कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं होगी। वो हमेशा कुंवारा ही रहेगा। और जब वो कुंवारा रहेगा तो फिर उसका घर परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? और जब घर परिवार ही आगे नहीं बढ़ेगा तो उसे जमीन संपत्ति की क्या ही आवश्यकता। अरे हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस कुबड़े से कौन लड़की शादी करेगी? हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ। उसे केवल 2 समय का खाना चाहिए और वो हम उसे दे देंगे और उसे हम अपने घर का नौकर बनाकर रखेंगे। सारा काम उसी से करवाएंगे और जब कुबड़े के हिस्से की संपत्ति भी हम ही रखेंगे। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर भाग्यवान, हम उस पोटली का क्या करें? अगर रामू ने चोरी छुपे उस पोटली में से कुछ निकाल लिया तो? अरे तुम उसकी चिंता मत करो। हम दोनों उस पोटली को अभी यहाँ से लेकर जाकर मेरे मायके रख कर आ जाते हैं। मगर भाग्यवान, अगर पोटली को ले जाते हुए हमें रामू ने देख लिया तो? अरे तुम उस कुबड़े से इतना डरते क्यों हो? हम कुछ भी बहाना बना देंगे। पता नहीं पिताजी मुझे इस हालत में अकेला क्यों छोड़ गए। अरे भाभी और भैया, आप दोनों इतनी सुबह से ये पोटली कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे देवर जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, आजकल हमारे गांव में इतनी डकैती होने लगी है, तो फिर ये पोटली हमारे घर में सुरक्षित नहीं है, तो मैं इसे अपने मायके में रखने जा रही हूँ। और रामू, तू ये आंगन में इतने आराम से क्यों खड़ा है? कुछ नहीं भैया, बस
थोड़ी पिताजी की याद आ रही थी। अब जीवन भर पिताजी को ही याद करता रहेगा क्या, या कुछ काम काज भी करेगा? अब जाकर खेत पर कुछ काम कर। इतना कहकर मोहन और गायत्री वहाँ से चले जाते हैं। अभी पिताजी को गुजरे कुछ दिन ही हुए हैं और अभी से भैया और भाभी ऐसा व्यवहार करने लगे। चलो अब मुझे खेत की ओर जाना चाहिए। आज सुबह से ये खेत के काम में लगा हूं मैं, और आज तो मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो मुझे इतना काम कभी नहीं करवाते, मगर अब मेरी चिंता किसे पड़ी है? एक पिताजी ही थे जिसे मेरी चिंता रहती थी, मगर अब वो भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। चलो अब मैं घर ही जाता हूँ। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर चल देता है। ये क्या भाभी, ये तो कल रात के बासी चावल हैं। देवर जी, आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि ये बासी चावल है? अरे सुनते हो जी, देखिए ना तुम्हारे भाई को। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैंने इतने प्यार से खाना दिया है और तुम्हारा भाई कहता है कि ये खाना बेस्वाद है। अब आप ही देखिए ना, अभी हम दोनों ने यही चावल खाए हैं, हमें तो ये चावल बासी नहीं लगे। अरे भाभी, आप कितना झूठ बोल रही हो। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो केवल इतना कहा कि ये तो रात के बासी चावल हैं। रामू, जो मिल रहा है उसे अच्छा समझ कर रख ले, वरना कल से ये भी नहीं मिलेगा। देवर जी, ओ देवर जी, उठिए। क्या हुआ भाभी, आप मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? अरे देवर जी, आज हमारे घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो आप जंगल से जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आइए। क्या इतनी सुबह, वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आऊं? भाभी, कल रात से ही मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आप लकड़ियाँ भैया से मंगवा लो। बस अब ये बहाने बनाना बंद कर और चुपचाप से जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आ। फिर रामू जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाता है। इतनी लकड़ियाँ बहुत है। अब इन लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना है, मगर ये लकड़ियाँ काटते काटते मुझे जोरों की प्यास लग रही है। इतने ही बीच में रामू की नजर एक कुएं में पड़ती है। अरे हाँ, वो रहा कुआं, मैं वहाँ जाकर पानी पी लेता हूँ। इतने ही बीच में वहाँ एक युवती आती है, जिसे देख रामू कहता है, अरे आप कौन हो? आपको मैंने इस जंगल में पहली बार देखा, और आप गांव से इतनी दूर इस कुएं में पानी भरने क्यों आती हो? जी, मेरा नाम गंगा है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। बस यहीं से थोड़ी ही दूर मेरी कुटिया है। क्या तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ इस जंगल में रहती हूँ, मगर अभी कुछ महीने ही मुझे और मेरी माँ को पिताजी इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। जब से मैं और मेरी माँ इस जंगल में रहते हैं। इतने घने जंगल में आप दोनों का रहना सही नहीं है। मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? और आपके पीछे ये कुबड़ कैसा? मेरा नाम रामू है, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। अरे मैं तो जन्म से ही कुबड़ पैदा हुआ था। मेरे पिताजी ने मेरा इलाज हर जगह करवाया, मगर ये ठीक ही नहीं हुआ। अरे आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। मैं एक बात कहूँ, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसी सुंदर युवती नहीं देखी। वाकई में तुम बहुत सुंदर हो। रामू की बात सुनकर गंगा जोरों से हंसने लगती है। तुम मेरा आधा चेहरा देखकर मुझे सुंदर मत कहो। मेरे चेहरे का आधा हिस्सा कुरूप है, जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करोगे।
क्या मैं देख सकता हूँ? ठीक है, देखिए। फिर गंगा अपने सर का घूंघट हटाती है। देख लिया ना, मैं कितनी सुंदर हूँ। इसी कुरूप चेहरे के कारण कोई भी व्यक्ति मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। जिस गांव में तुम रहते हो, कुछ समय पहले हम भी उसी गांव में रहा करते थे। मेरे ये कुरूप चेहरे के कारण सब मुझे पनौती कहते थे और मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ तक कि उन गांव वालों ने हमें गांव में भी नहीं रहने दिया, जिस वजह से हम इस जंगल में रहने लगे। नहीं, फिर भी आप मुझे बहुत सुंदर लगी, मगर आपका एक तरफ का चेहरा कुरूप क्यों है? मैं जब से पैदा हुई हूँ, ये मुझे बचपन से ही है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ जैसे कुबड़ से विवाह करना चाहोगी? गंगा सोच समझ कर कहती है, मुझे भी आप बहुत पसंद आए हो। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या, रामू और गंगा विवाह कर लेते हैं और रामू विवाह करने के बाद गंगा को अपने घर लेकर जाता है। भाभी, ओ भाभी, भाभी और भैया जरा यहाँ आकर देखिए, किसे लेकर आया हूँ मैं। क्या हुआ देवर जी, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? और ये लड़की कौन है? भाभी, ये लड़की कोई नहीं, तुम्हारी बहू है, यानी मेरी पत्नी है भाभी। रामू की बात सुनकर गायत्री और मोहन चौंक जाते हैं। रामू, तू ये क्या कह रहा है? तुझे हमने लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाभी और भैया, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। फिर रामू सारी बातें बताता है। फिर क्या, हम दोनों ने शादी कर ली। रामू, तू क्या अब इतना बड़ा हो गया है जो तूने हम दोनों से एक बार भी नहीं कहा और तूने अकेले ही शादी कर ली? अरे वो सब छोड़िए। अरे देवर जी, अब तुम्हारी नई नवेली दुल्हन का मुंह तो दिखाओ। क्या यूं ही अब ये मुंह पर घूंघट डाले रहेगी? फिर गंगा अपने सर से घूंघट हटा देती है और गंगा का चेहरा देखकर गायत्री और मोहन चौंक जाते हैं। अरे देवर जी, आपने ये कैसी कलमुही लड़की से शादी कर ली है? अरे क्या आपने इसका आधा चेहरा देखा नहीं था क्या? अरे भाभी, आप ऐसा मत कहिए। मैंने इसे पसंद किया है और अब भूल रहे हो। मैं भी एक कुबड़ हूँ, तो फिर इस बेचारी ने भी तो मुझे पसंद किया है और हम दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं। भले ही हमें कोई कुछ भी कहे, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। आज से गंगा यहीं रहेगी हमारे साथ। नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस कलमुही को इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे भाई ने तो इस कलमुही से शादी करके हमारी नाक पूरे गांव में कटवा दी। मैं इसे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। भला भाभी, आप इसे घर में क्यों नहीं रहने दोगी? जितना आप दोनों का इस घर पर अधिकार है, उतना ही हम दोनों का इस घर में अधिकार है। अरे देखो तो, इसे अभी शादी करे कुछ समय नहीं बीता है और अभी से कितना बोलने लगा है। रामू, एक बात कान खोलकर सुन ले, हम ये बदसूरत लड़की को यहाँ बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तुझे रहना है तो तू रह, वरना तू यहाँ से निकल जा। भला ये यहाँ क्यों नहीं रहेगी? ये मेरी पत्नी है। पिताजी ने मरते समय कहा था कि संपत्ति पर तुम दोनों भाइयों का आधा आधा अधिकार है, तो हमारा भी इस घर पर अधिकार है। अरे तेरे इलाज में न जाने पिताजी ने हमारी आधी से ज्यादा जमीन बेच दी है, मगर तू ठीक नहीं हुआ तो तेरे हिस्से की सारी जमीन पिताजी ने बेचकर तेरा इलाज करवा दिया और अब तेरा इस घर में कुछ भी नहीं बचा। भैया, आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। अब रहने दीजिए, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। मगर गंगा, वो सब छोड़िए। इतना कहकर रामू और गंगा घर छोड़कर चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे भाई ने खुद के ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हम तो सोचते थे कि ये कुबड़ को जिंदगी भर नौकर बना कर रखेंगे और इसकी सारी संपत्ति हमारी, मगर आज वो कुबड़ खुद ही सारी जमीन हमें सौंप गया। देखते हैं अब वो कलमुही के साथ कहाँ जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान।
अब उस कुंवर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। इधर रामू और गंगा एक पेड़ के नीचे। गंगा, मुझे माफ करना। मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें सुख दे पाऊंगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, किंतु मेरा ही दुर्भाग्य है जो मैं ऐसी दिखती हूँ, जिस कारण मुझे कोई पसंद नहीं करता, और मेरे कारण तुम्हें भी तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। नहीं गंगा, मेरे भाई और भाभी मुझसे छुटकारा ही चाहते थे। उन्हें तो बस कोई कारण चाहिए था मुझे घर से भगाने के लिए, और आज उन दोनों ने वही किया। हम दोनों को घर से भगा दिया। हे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब से हम दोनों मेरे घर में रहेंगे। अरे नहीं, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? बल्कि मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखूं। और इधर तो तुम मुझे ही कह रही हो कि तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे तो फिर हम दोनों कहाँ रहेंगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ मेरी माँ के पास चलो। हम दोनों वहीं खुशी खुशी रहेंगे। गंगा बिल्कुल सही कह रही है। अब तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है भाग्यवान, हम दोनों वहीं चलते हैं। इतना कहकर गंगा और रामू गंगा की कुटिया की ओर जाने लगे। अरे मेरी बेटी और दामाद जी, आप दोनों यहाँ बैठिए। और तुम दोनों का इतना मुंह क्यों उतरा है? अम्मा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? फिर गंगा ने उन्हें सारी बातें बताई। अरे दामाद जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। मेरी बेटी के भाग्य में यही लिखा होगा। अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा ही घर है और तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। और तुम दोनों ने सुबह से कुछ खाया होगा ही नहीं, तो मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर अगले दिन की सुबह। अरे अब तो मुझे अपने आप से भी शर्माने लगी है। मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि गंगा और गंगा की माँ को एक अच्छा जीवन प्रदान करूं, और यहाँ तो उल्टा मैं उन पर बोझ बन रहा हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं है, और वैसे भी इस जंगल में मेरे लिए क्या काम होगा। इतने ही बीच में वहाँ गंगा आती है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह नदी के किनारे पर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा, ये नाव किसकी है? ये नाव मेरे पिताजी की है। इसी नाव के द्वारा मेरे पिताजी दूर दूर के जंगलों में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काटकर उन्हें शहर में बेचने जाया करते थे। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से ये नाव यही है। इतने ही बीच में रामू के मन में एक ख्याल आता है। मिल गया, मुझे काम मिल गया भाग्यवान। काम मिल गया? मैं कुछ समझी नहीं। अरे गंगा, अब मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह इसी नाव से दूर दूर के जंगलों में जाकर ढेर सारी लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेच कर आया करूंगा, और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। ओह, आप भी ना, आप मेरे लिए कितना सोचते हो। मगर अभी तक आपने कुछ खाया नहीं है। पहले आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद कहीं जाना। नहीं भाग्यवान, अभी मुझे भूख नहीं है। नहीं, तुम बगैर कुछ खाए नहीं जाओगे। पहले कुछ खा लो, उसके बाद जाना। ठीक है गंगा। फिर इसी प्रकार रामू नाव लेकर कहीं दूर जंगलों में जाने लगा। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। मैं यहीं से ढेर सारी लकड़ियां काट लेता हूँ। इतना कहकर रामू लकड़ियां काटने लगा। और रामू ढेर सारी लकड़ियां काट देता है और फिर उन लकड़ियों को
अपनी नाव में रखकर शहर की ओर उन्हें बेचने निकल जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। आप आ गए? हाँ भाग्यवान, आज मुझे लकड़ियां बेचकर अब बहुत अच्छी आमदनी हुई है। ये लो। गंगा और गंगा की माँ की खुशी का कोई जवाब नहीं था। इसी प्रकार रामू रोज सुबह जल्दी उठकर नाव से दूर दूर के जंगलों में जाने लगा और वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को अपनी नाव में रखकर शहर में बेचकर आने लगा, जिससे रामू की अच्छी खासी आमदनी होने लगी, जिससे वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन सुबह, अरे इस कुएं में तो किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। इस कुएं का पानी ले जाना सही नहीं होगा। माँ, आज जब मैं पानी भरने गई तो उस कुएं में किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं पानी नहीं ला पाई। अरे बेटी, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। अरे भाग्यवान, जब हमारे घर के सामने ही इतनी बढ़िया नदी है तो फिर तुम उस कुएं पर पानी लेने क्यों जाती हो? इस नदी से ही भर लिया करो पानी। अरे इस नदी का पानी खारा है, हम इस नदी का पानी नहीं उपयोग कर सकते। अब बेटी, तुझे वो जंगल में एक ही तालाब है ना, वहाँ से पानी लाना होगा। मगर माँ, वो तो बहुत दूर है, मैं अकेली वहाँ से पानी कैसे ला पाऊंगी? अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों वहाँ नाव से जाते हैं। तुम वहाँ से पानी भर लेना और मैं वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट लूंगा। बेटी, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नाव से तुम दोनों को ज्यादा पानी ले आना, जो हमें एक रोज ज्यादा चल सके। फिर इतना कहकर रामू और गंगा अपनी नाव में कुछ मटके रखकर उस तालाब की ओर निकल जाते हैं। भाग्यवान, तुम्हें तालाब का रास्ता पता तो है ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तो अक्सर पिताजी के साथ उसी तालाब पर पानी भरने जाया करती थी, और उस तालाब का पानी बहुत मीठा था। बस यही रोक दीजिए, अब हमें यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलना होगा। इतना कहकर रामू और गंगा उस तालाब की ओर जाते हैं, और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वही तालाब नजर आता है। देखो भाग्यवान, ये तो वही तालाब है ना? अब हम जल्दी से पानी भर लेते हैं। फिर गंगा एक एक करके अपने सभी मटकों में पानी भर लेती है। भाग्यवान, अब अपने सभी मटके भर चुके हैं, अब हम यहाँ से चलें। मगर तुम्हें तो लकड़ियाँ काटने भी जाना था ना? भाग्यवान, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद मैं लकड़ियाँ काटने जाऊंगा। ठीक है। इतना कहकर सभी मटके को अपनी नाव में वो रख देता है, और वो दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से गंगा और रामू की आंख लग गई। अरे, ये हम दोनों कहाँ आ गए भाग्यवान? ओ भाग्यवान, जरा जल्दी से उठो। क्या हुआ? घर आ गया क्या? अरे नहीं पता कि हम कहाँ आ गए। तुम्हें देखकर मेरी भी जरा सी आंख लग गई। अरे बाप रे, ये जगह तो मैंने पहली बार देखी है। पहले हमें कोई अच्छी सी जगह देखकर अपनी नाव रोकनी होगी, फिर हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी जगह है और हमें किस और जगह जाना चाहिए। वो जगह सही है, वहाँ हम अपनी नाव रोक सकते हैं। रामू अपनी नाव नदी के किनारे पर रोकता है और वो दोनों नाव से उतरते हैं, और यहाँ पर कितनी शांति है। रामू और गंगा बात कर ही रहे होते हैं, इतने बीच वहाँ एक बंदर आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बंदर की बातें सुनकर गंगा और रामू चौंक पड़े। ये मनुष्य की तरह कैसे बोल सकता है? मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ?
मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अरे बंदर, हम दोनों रास्ता भटक गए हैं। इस जंगल में एक मीठे पानी का तालाब है ना, हम वहाँ पानी भरने आए थे। हम जैसे ही वहाँ से निकले तो हम दोनों की अचानक से आंख लग गई और हम यहाँ पहुँच गए। क्या तुम उस तालाब की बात कर रहे हो जिसका पानी मीठा है? हाँ, हम उस तालाब की ही बात कर रहे हैं। तो क्या तुम उस तालाब का पानी मुझे पिला सकते हो? फिर रामू नाव से एक मटका उतार कर देता है, जिस मटके का पानी बंदर पूरा पी लेता है। मुझे और प्यास लगी है। फिर धीरे धीरे करके बंदर ने सभी मटके खाली कर दिए। मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे सारे मटके खाली कर दिए। तुम थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो यहीं, मैं अभी तुम्हारे ये मटके भर कर लाता हूँ। अरे नहीं प्यारे बंदर, इसमें क्षमा मांगने वाली क्या बात है? हम तो अभी जाकर और पानी भर लेंगे। गंगा सही कह रही है। अरे प्यारे बंदर, तुम क्यों कष्ट उठाते हो? हम जाते समय दोबारा से मटके भर लेंगे। रामू कुछ कह रहा होता है कि तभी बंदर वहाँ से मटका उठाकर चल देता है। भाग्यवान ये बंदर बड़ा ही अद्भुत है। पहले तो इसने हमारा पूरा पानी पी लिया और ये हमें पानी भरकर भी ला रहा है और पता नहीं अब ये कहाँ गया। फिर कुछ समय बाद वही बंदर मटका लेकर आता है। अरे प्यारे बंदर, इसकी क्या आवश्यकता थी? तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? हम इन मटकों को दोबारा भर लेंगे। इतने ही बीच में रामू और गंगा की नजर उस मटके पर पड़ जाती है। मटके में ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात होते हैं, जिसे देख रामू और गंगा चौंक पड़ जाते हैं। अरे भाग्यवान, इस मटके में तो ढेर सारे सोने के आभूषण हैं। वो बंदर रामू और गंगा की बातें सुने बिना ही दूसरा मटका उठा कर ले गया और उस मटके में भी सोने के आभूषण से भर लाया और एक एक करके उस बंदर ने सभी मटकों को सोने के आभूषण से भर दिया। हमें तो लगा तुम इन मटकों में पानी भर कर लाओगे, मगर तुम तो इन मटकों में ढेर सारे सोने के आभूषण लेकर आए हो। गंगा और रामू कुछ कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे साधु महाराज, हम वो रास्ता भटक कर यहाँ आए हैं। फिर रामू साधु महाराज को सारी बातें बताता है। तो ये बंदर इन मटकों में ढेर सारे सोने के आभूषण ले आया है। अरे तो बेटा, इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बंदर मेरा ही है और हम दोनों ही इस जंगल में अकेले रहते हैं। जब कोई भी इसे वो तालाब का मीठा जल पिलाता है तो ये बंदर उसे जी भर कर सोने के आभूषण देता है। आप वाकई में ही सच कह रहे हो साधु महाराज, ये सोने के आभूषण हमारे हैं। हाँ बेटी, ये सभी सोने के आभूषण तुम्हारे हैं। मगर बेटी, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा है और तुम्हारी पीठ पर ये कुव, और तुम दोनों रहते कहाँ हो? साधु महाराज, हम इसी नदी के किनारे पर एक कुटिया में रहते हैं। फिर रामू और गंगा अपनी सारी कहानी उस साधु महाराज को सुनाते हैं, जिसे सुनकर साधु महाराज भावुक हो जाते हैं। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों की कहानी तो बड़ी ही प्यारी है, मगर बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी ने तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। देखना, उन्हें इस कर्म की सजा अवश्य मिलेगी। बेटी और बेटा, मैं तुम दोनों को एक एक पत्तियां देता हूँ और तुम उन पत्तियों को अपने हाथ में रखकर अपने मन ही मन में जो तुम्हें चाहिए वो कहना। बेटा, इन पत्तियों को अपने हाथ में रखकर तुम कुछ मांगो। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी गंगा का चेहरा ठीक हो जाए। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पति का कुबड़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। रामू और गंगा के कहते ही गंगा का चेहरा ठीक हो जाता है और रामू का कुबड़ गायब हो जाता है। अरे भाग्यवान, अब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका है
मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। आपका कुबड़ गायब हो चुका है। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों ने क्या मांगा? मेरी भी केवल इतनी ही इच्छा थी कि मेरे पति का कुबड़ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, जो हो चुका है। साधु महाराज, मेरी तो केवल इतनी ही मनोकामना थी कि मेरी गंगा का चेहरा ठीक हो जाए, जो ठीक हो ही चुका है। साधु महाराज, आपका धन्यवाद हम किन शब्दों में करें। आज आपने तो हमें नया जीवन दान दे दिया है। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, सब मैंने नहीं, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों ने किया है। जिस स्थान पर तुम खड़े हो, यहाँ किस्मत वाला ही आ पाता है बेटा। साधु महाराज, हम इतने सारे सोने के आभूषणों का क्या करेंगे? हमारे जीवन के लिए तो केवल कुछ सोने के आभूषण ही पर्याप्त हैं। अगर अब हम गांव में रहने वाले जितने भी गरीब हैं, उन्हें ये आभूषण दान करेंगे, जिससे वो बेचारे भी अपना जीवन खुशी खुशी जी सकेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम इनमें से कई ज्यादा आभूषण दान कर देंगे। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। और ये लो कुछ पत्तियां, और ये तुम्हें काम आएगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, इन पत्तियों को अपने हाथ में रख कर कह देना। अब तुम दोनों जाओ, अपना जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा ही बना रहेगा। जी साधु महाराज, ठीक है। फिर इतना कहकर रामू और गंगा अपनी नाव में वो सोने के आभूषणों से भरे मटके रखकर चल देते हैं और गांव में एक घर बनाकर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। और रामू अपनी बात के अनुसार गांव में रहने वाले गरीब किसानों को कुछ कुछ सोने के आभूषण दान कर देता है। ये सब देखकर मोहन और गायत्री का क्या हाल हुआ, ये सब हम अगले भाग में जानेंगे।